नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक हिंसा में 4 से अधिक लोग मारे गए और तमाम लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों की जो आधिकारिक संख्या वो 4 ही है, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मसले का राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में आज इसको लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने संभल के मुद्दे पर हंगामा किया और इस पर चर्चा की मांग की। लगातार राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। वास्तव में संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर ये दावा किया गया था कि वहाँ पर मंदिर था और बाकायदे हाईकोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर वहाँ सर्वे करने गए थे। उसी दौरान ये हिंसा हुई। आरोप लगाए गए कि सांसद ने लोगों को भड़काया, वहाँ के जो सांसद हैं बर्क और विधायक के समर्थकों ने भड़काया। एक थ्योरी ये भी आई कि मुल्ला और पठान या तुर्क और पठान के लोग आपस में ही लड़ गए। तुर्क सांसद को बताया गया और पठान विधायक को बताया गया। ये थ्योरी भी बीच में आई कि वो आपस में ही लड़ गए। दरअसल वास्तव में कोई हिंसा उंसा हुई नहीं है, ये आपस में ही लड़ गए, एक दूसरे को गोलियों से मारा है। कुल मिला के ये खबर आई। लेकिन इन सब के पीछे अगर हिंसा किसी ने कराई है, साजिश है, तो इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों ये हिंसा हुई? इससे किसका फ़ायदा? क्योंकि समाज को तो कतई फ़ायदा इसमें है नहीं। ये हिंसा में किसको फ़ायदा हुआ, किसके लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ रही, लोगों की जानें गईं, और कौन ऐसा हो सकता है? और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक कई गिरफ्तारियां भी की हैं। 74 लोगों के पोस्टर जारी किए हैं और उनमें 8 से 10 लोगों की पहचान भी कर ली गई है, जो लोग पत्थर चला रहे थे। ये कहा गया कि नकाबपोश लोग आए थे। जाहिर सी बात है, जिन पत्रकारों ने दंगों में रिपोर्टिंग की होगी, तो अमूमन जब हिंसा, पथराव या कुछ भी पुलिस पर पथराव होता है, तो जो पथराव करने वाले लोग वो रुमाल से अपना मुंह ढक लेते हैं ताकि उनकी पहचान छिप जाए और वो पकड़े ना जाए। ये ट्रेंड है, ये कोई नई बात नहीं कि संभल में अचानक कहीं से अफ़गानिस्तान से लोग नकाब ढक कर आ गए और हिंसा करने लगे, ऐसा नहीं। तो कुछ चीज़ें बहुत एक्जिलरेट की गई, मीडिया में अलग अलग तरीके से चीज़ों को रखा गया। लेकिन इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ कि अजमेर की दरगाह शरीफ को लेकर भी ये दावा किया गया कि ये भी एक मंदिर था और निचली अदालत में एक याचिका दी गई थी। उस याचिका को आज मंजूर कर लिया गया अजमेर की दरगाह शरीफ को लेकर, और इसके बाद एक नोटिस जारी किया गया। एएसआई और तमाम जो संस्थाएं इससे संबंधित नोटिस जारी करके उन्हें 20 दिसंबर की अगली तारीख पर बुलाया गया है सुनवाई के लिए। इस याचिका के बाद अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन सरवर चिश्ती ने कहा है, चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हमने अयोध्या कबूल किया, काशी कबूल किया, लेकिन अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ये कबूल नहीं होगा। और ये बात मोहन भागवत भी कह चुके हैं काशी के बाद कि भाई अब बस करो, हर मंदिर के नीचे मस्जिद मत खोजो, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजो। ये मोहन भागवत भी पहले कह चुके हैं। तो ये सब पूरा मसला क्या है, एक के बाद एक इस तरह के मामले आ रहे हैं। और एक सवाल और उठता है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुंदरकी जैसा तनाव भरा चुनाव था, तो उसके बाद क्या ये एडवोकेट कमिश्नर का दौरा, सर्वे 2-4 दिन टाला नहीं जा सकता था क्या? हाई कोर्ट से क्या अनुरोध नहीं किया जा सकता था क्या कि भाई अभी स्थितियां ऐसी नहीं हैं, कुछ भी कहीं दंगा फसाद तनाव हो सकता है? तो हाई कोर्ट क्या इस पर विचार नहीं करता? ये बहुत सारे किंतु परंतु सवाल हैं। लेकिन आज मंथन में यही सवाल है कि ये राजनीति क्यों गरमाई है। इस पर जो हंगामा हुआ और उस पर कुछ बयानात भी हैं, तमाम नेताओं के बयान आए हैं, उन्हें सुनिए। हम उत्सव तब नहीं मना सकते हैं जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो।
आपने हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, उनका कहां वोट पड़ पाया? क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहां के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। हमारा डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहां के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना, अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। हम चाहते हैं कि संसद के माध्यम से ये आवाज उठे कि जो संभल के जो लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। आगे का कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारी यही लगातार डिमांड रहेगी स्पीकर साहब से कि हमको बोलने का मौका दिया जाए संसद में। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरह से गलत एफआईआर लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी, और जिस तरह से जो लोग जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है, जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफीज हैं कि जिस तरह लोगों को गोलियां चलाई जा रही है। तो हम चाहते हैं जिन शासन और प्रशासन वालों की इसमें जो वीडियोग्राफी में जो फोटोग्राफ्स है उन पे एकदम एक्सट्रीम, हम चाहते हैं कि एकदम एक्सट्रीम इसमें सरकार फैसला ले, उनको टर्मिनेट किया जाए। संभल पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सिटिंग जज से होनी चाहिए जांच, क्योंकि प्रशासन पे किसी का भरोसा नहीं रहा। प्रशासन के लोगों ने ही पूरा तांडव कराया है। कुदरकी मीरापुर से लेके उत्तर प्रदेश के चुनाव की बेईमानी को छुपाने के लिए कराया है। आप सोचिए, चुनाव से एक दिन पहले ही याचिका फाइल होती है, सेम डे फैसला होता है, सेम डे कमिश्नर एक डेलीगेशन नियुक्त होता है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है, और सर्वे के बाद कहा जाता है सर्वे पूर्ण हो गया। फिर तीसरे चौथे दिन किसके आदेश पर सर्वे करने वहां टीम पहुंची? इसका जवाब प्रशासन और शासन से आप लोगों को मांगना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के लोगों को लगा कि संभल के लोगों ने तो बहुत सकारात्मक सहयोग कर दिया, शांतिपूर्वक कैसे हो गया, तो दोबारा लेके पहुंच गए वहां। और फिर पुलिस ने जिस तरह तांडव किया, 5 लोगों की हत्या हुई, पूरे संभल में हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी जब तक इन दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी हम लोग संघर्ष करेंगे। hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ ये सुनियोजित घटना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व सारे देश में बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें और इतिहास बना करके भारतीय जनता पार्टी आई है, लोग बौखला गए हैं और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सुनियोजित घटना है। साक्षी महाराज कह रहे हैं सुनियोजित घटना है, तो किसने नियोजित की, ये भी बात सामने आनी चाहिए। डिम्पल यादव कह रही हैं कि बहुत सारे लोगों को नाजायज फंसाया गया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से जांच कराई जाए, इसकी कोर्ट जो जस्टिस हैं वो जांच करें, वहाँ के पुलिस और प्रशासन पे भरोसा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें संभल हिंसा को लेकर आई। संभल हिंसा के पीछे ये 2-3 बड़े अहम तथ्य हैं, जैसा कि अभी धर्मेंद्र यादव भी उठा रहे थे उस मसले को, कि एक याचिका आती है चुनाव से एक दिन पहले और उस याचिका को लेकर मामला गर्म होता है, उसके बाद तुरंत सेम डे आदेश हो जाता है सर्वे का, सर्वे भी हो जाता है और उसके बाद फिर पुनः सर्वे होता है। सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर जाते हैं। जो कोर्ट कमिश्नर गए थे विष्णु जैन, वो सरकारी वकील भी हैं, वो तमाम जो याचिकाएं पूरे देश में जगह जगह हैं उनके याचिकाकर्ता भी हैं। तो किन परिस्थितियों में, क्या स्थितियों में वो गए और क्या हुआ,
ये अपने आप में एक जांच का विषय है। अब सरवर चिश्ती साहब जो सज्जादा नसीन हैं अजमेर दरगाह के, इस जो याचिका मंजूर हुई है सर्वे के लिए वहाँ के लोअर कोर्ट में कि भाई जो दरगाह है चिश्ती पीर साहब की वो भी मंदिर थी, ये भी दावा किया गया है। इसको याचिका को मंजूर करने के बाद सरवर चिश्ती साहब का रिएक्शन आया है, उसे सुनिए। देखिए, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया, सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो ASI में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है। और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने? कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पर बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। और अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। यहाँ से दीन की शमा रोशन हुई है। करोड़ों इसके अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, और ख़ास तौर से मुसलमान इस दरगाह का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उन्होंने 3 पार्टीज़ को अभी वो दिया है, समन देंगे 20 दिसंबर को। एक ASI है, जबकि दरगाह ASI में नहीं आती है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को दिए क्योंकि एंडोमेंट उनका, और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में आती है उनको दिए। तीनों ही सरकारी इदारे हैं। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। जबकि इनकी ओरिजिनल में पिटीशन जो है हरबिलास शारदा की किताब में, उसमें लिखा है ट्रेडिशन से दैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेवा। ट्रेडिशन कह रहा है, तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं, हद तो ये हो गई कि होली मक्का के लिए, मक्का मौजमा के लिए कहते हैं कि वहाँ मंदिर है। संग प्रिय को वो क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं 22 जून 2022 में कि क्या हर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग तलाश करोगे? तो ये तो जो है देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये सब देश हित में नहीं है। और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरवर चिश्ती साहब जिस मोहन भागवत के जिस बयान को कोट कर रहे थे, वो उसको भी सुना जाए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। तो मोहन भागवत साहब ने भी साफ साफ तौर पर कह दिया कि भाई अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने से झगड़ा क्यों बढ़ाना, माहौल क्यों खराब करना। तो आज मंथन को हम यहीं से उठाते हैं कि फिर झगड़ा कौन बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है और क्यों बढ़ रहा है झगड़ा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं, अपने अपने क्षेत्र के बड़े जिम्मेदार लोग हैं।
महेश चंद द्विवेदी साहब उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत द्विवेदी जी, बहुत धन्यवाद। भारतीय विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करने वाले हिंदूवादी संगठन के नेता अवध बिहारी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका ये बहुत स्वागत। अमरदीप त्रिपाठी भाजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और BD नकवी साहब पूर्व जज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। और हमारे संवाददाता रईस अलवी संभल से जुड़ गए हैं। रईस अलवी, ताज़ा हालात क्या हैं संभल के, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? और इतना वक्त हो गया, एक थ्योरी बीच में आई कि ये तुर्क और पठान के बीच का झगड़ा है। वास्तव में वहाँ कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई ही नहीं, पुलिस पर कोई हमला हुआ ही नहीं, जो लोग मरे हैं वो एक दूसरे की गोली से मरे हैं। तो ये थ्योरी कहाँ तक स्टैंड कर रही है? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? तमाम लोगों को चिन्हित भी किया गया, पोस्टर भी लगे हैं, जल्दी से ज़रा बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल में इस वक्त का अपडेट है तो इस वक्त जो शांति व्यवस्था संभल में बनी हुई है, पुलिस फोर्स इस पर तैनात है और लगातार गश्त कर रहा है। और जो जिस हल्के में जो घटना को दी गई है उसमें चारों तरफ जो बैरियर लगा दिया गया है, आने जाने को पाबंदी लगा दी गई है। और जहाँ जो रहने वाले यहाँ के आवासीय व्यक्ति हैं वो ताला लगाकर फरार हो गए हैं, क्योंकि पुलिस लगातार तभी डाल रही है। अगर बात की जाए गिरफ्तारी की तो अब तक 30 से 32 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ जिन लोगों की हत्या हुई है उन लोगों की तरफ से एक नया मोड़ सामने निकल कर आया है कि उन्हीं लोगों की तरफ से पुलिस जो है दूसरी पार्टी की तरफ मुकदमा लिखवाई जा रही है, क्योंकि एक दूसरे ऊपर हत्या का मुकदमा लिखाया जा रहा है। एक सामने नया मोड़ आया है। अब से कुछ दिन यानी 4-5 साल या 10 साल पहले की बात की जाए तो खान और जो तुर्क हैं इन लोगों में दोनों पार्टी बंदी चल रही थी। एक इकबाल महमूद जो सदर विधायक हैं उनमें और जो शफीकुर रहमान बलख साहब थे उनमें पार्टी बंदी चल रही थी, लेकिन उनके इंतकाल होने के बाद ये पार्टी बंदी खत्म हो गई। तालमेल होकर दोनों में ही चुनाव लड़ा गया था और दोनों साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हो गई थी। लेकिन जिस तरह से जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये मना कर रहे हैं कि इस तरह से कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप वीडियो ऐसे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच में जो मारपीट हुई है, जो फायरिंग हुई है, ये पथरा हुआ है, उस तो देख सकते हैं। लेकिन इस तरफ से कोई भी ऐसा मामला सामने निकल ही नहीं आया। अभी तक पुलिस ने जो है 100 से अधिक लोग जो है चिन्हित किए गए हैं और लगातार स्थान चौराहे पे है या अलग अलग जो स्थान है, सामूहिक स्थान है, उस पर जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं और लगातार बस्तियों में बैनर लगा रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस में बैनर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग चिन्हित करें। और साथ ही साथ इनाम की भी घोषणा की जा रही है कि जो दंगाई हैं उन पर इनाम रखा जाए और उनको जल्दी जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, साथ ही साथ इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, हादसे की वजह क्या थी? इतने लोग इकट्ठे होना, क्योंकि एकदम तो यह नहीं कि जो सुबह अगर मॉर्निंग में जिन लोगों का सर्वे करने गई थी तो सर्वे से पहले एक आदमी नहीं था, 100 नहीं थे, 200 नहीं था, हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाना। साथ ही साथ इतने अध्यय दौड़े, तमंचे और चाकू बरामद वहां पर दिखाई जा रहा है कि वो भी सब चीज बरामद की गई। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां से कहाँ इकट्ठे हुए? क्योंकि खुफिया विभाग कहाँ था? फिर शासन का जो खुफिया विभाग था वो कहाँ पर था? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी? क्यों इतना घटने को अंजाम दिया गया? कहाँ किसकी चूक रही? क्योंकि जो 4 लोग मारे गए हैं अब तक, उसका जिम्मेदार कौन है आखिर? ठीक बात है, बहुत शुक्रिया रईस वली। बहुत सारे सवाल रईस वली ने उठाए हैं और इन सवालों को लेकर हम उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक महेश चंद द्विवेदी साहब की तरफ रुख करेंगे। द्विवेदी जी, आप बहुत ही अनुभव वाले अफसर रहे हैं और तमाम मंजर आपने अलग अलग तरीके से अपने सर्विस काल में देखे, अपने सेवा काल में आपने देखे हैं। इस पूरी घटना को लेकर संभल, मुरादाबाद, ये मंडल मेरठ हमेशा से सेंसिटिव रहा है, लेकिन इधर संभल में बहुत दिनों से इस तरह की घटना कोई हुई नहीं थी। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता रईस अलवी कह रहे हैं कि भाई ये 1 मिनट में तो पत्थर गुम्मे, ईंटें, लोग तो आ नहीं गए। और एक और बड़ा सवाल इस जगह बनता है, जैसा कहा गया कि चुनाव से 1 दिन पहले ये पिटीशन दायर की गई, दोपहर 1:30 बजे, स्वीकृत भी हो गई, कमिश्नर भी नियुक्त हो गए, एक बार जांच भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर तीसरे दिन विष्णुशंकर जैन और लोग जाते हैं, आरोप है कि नारे लगते हैं वहाँ, और उसके बाद फिर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, फिर एक तरीके से हिंसा हो जाती है। तो इसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं? क्या अचानक सब कुछ ये हो गया? क्या आप पुलिस और प्रशासन पठान और तुर्क के कंधे पर ये पूरे दंगे की जिम्मेदारी डालकर फारिग हो सकता है क्या? MC द्विवेदी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं
इस विषय में मोहन भागवत जी के विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। इस तरह जगह जगह पर मस्जिद को मंदिर डिक्लेयर कर देना न तो देश हित में है न धर्म हित में है। तो पहले तो जो गलती हुई है वो वहाँ से शुरू हुई। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं देखता हूँ कि शासन कभी इतनी द्रुतगति से काम करता हो कि उसी दिन ऑर्डर भी हो जाए कोर्ट और उसी दिन एएसआई सर्वे वाले भी पहुंच जाए, सब इतनी तेजी में हो और जाए। कोर्ट कमिश्नर ये भी पहुंच जा रहा है उसी दिन। दिन में unusual 1:30 बजे याचिका फाइल हो रही, ऑर्डर भी हो रहा और शाम तक सर्वे भी हो जा रहा, और 3 दिन बाद फिर सर्वे करने चले आ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, नहीं तो ऐसा था। लेकिन ये बात सच है कि जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको भी हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने हिंसा की है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं कि कैसे लोग इकट्ठे हो गए, निश्चित रूप से जब पहली बार सर्वे करने गए हैं तो उसको देख के लोगों ने कानाफूसी हुई होगी, बात हुई होगी, उसके बाद इकट्ठे हुए होंगे। इस विषय में स्थानीय पुलिस जो है वो सफल नहीं रही है पता लगाने में कि भाई कौन लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे। इनको प्रशासन की यहाँ मैं चूक समझता हूँ। उन्हें पहले से अंदाज होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है रात में, और उसके लिए पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए था। दंगाइयों को दंगा नहीं करना चाहिए, ये भी सही बात है। दंगा करना कोई तरीका नहीं हो। इस और आदेश के खिलाफ उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था अगर उसमें कुछ गलत था। परंतु मैं कहूँगा कि मैं ये जो दो पक्षों की बात आ रही है कि दो पक्षों में झगड़ा था, उसका कोई आधार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुर्क और पठान में हाँ, और बाकायदे मैं तो हतप्रभ हूँ कि बाकायदे नेशनल मीडिया इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि तुर्क और पठान का झगड़ा है। मैं हतप्रभ हूँ कि भाई, एक तो ठीक है, जिन लोगों ने आग लगाई, संभल को जलाया, लोगों की जान ली, उन पर कार्रवाई हो, सारी चीजें हो, और मीडिया भी माचिसगिरी कर रहा है, लिए माचिस लगाए, मीडिया में माचिस लगा रहा है, क्या और बढ़ाओ भाई, और समाज की ऐसी तैसी करो। तो ये तो हालात हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 3 दिन बाद फिर जब कोर्ट कमिश्नर जाते हैं, विष्णु शंकर जैन और तमाम लोग, तो उसके बाद हिंसा होती है। तो इन 3 दिनों में क्या वहाँ के पुलिस प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, सीओ, क्या इनके पास कोई इनपुट नहीं था? ये खुफिया डिपार्टमेंट क्या करता है? जब आप लोग थे तो एक LIU यूनिट होती थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिसे बोलते थे, उसका बड़ा महत्वपूर्ण काम होता था। तो क्या ये सारा फेल्योर रहा? मैं छोड़ देता हूं कि दंगा किसको करना चाहिए, कौन नहीं करा, दंगा तो नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि दंगा तो अपराध है, क्राइम है और समाज का विरोधी कार्य है। लेकिन वास्तव में दंगा रोकना, सांप्रदायिक हिंसा रोकना, इससे पहले से भांप लेना किसका काम है? आपका तो काम है नहीं अब रिटायरमेंट के बाद, मेरा भी काम नहीं है। तो ये बेसिक जो चीज़ है कि फेल्योर, जो बात होनी चाहिए प्रशासन और पुलिस के फेल्योर पर, और उसको आगे ना फेल्योर हो, उसके बजाय ये तुर्क और पठान के कंधे पर रखी जा रही चीज़ है। यही मैं भी मुझे कोई ऐसा आधार नहीं मिल रहा है अभी तक की जितनी सूचनाएं आई हैं विभिन्न स्रोतों से कि ये मान लिया जाए कि तुर्क और पठान का झगड़ा था। मेरी समझ में तो जो सर्वे करने गए उसके वजह से नाराजगी हुई यूथ में और में जनरल हुई होगी, और इसकी वजह से लोग इकट्ठा हुए। और उसकी सूचना या तो प्रशासन को नहीं मिली या प्रशासन ने जानबूझकर उसे निगलेक्ट किया, जो भी हुआ हो, और उसकी वजह से इतनी भीड़ हो गई, इतना दंगा हो गया। दंगाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। जिन्होंने दंगा किया, किसी को अधिकार नहीं है कि वो पुलिस की जीप जलाएं या कहीं पर पत्थरबाजी करें, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा विचार है कि प्रशासन की भी इसमें चूक हुई है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, वो देश हित में या धर्म हित में किसी में नहीं है। हमको सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान की हालत इतनी, हम दोनों एक साथ स्वतंत्र हुए, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अच्छी हालत में था 1947 में। आज कितनी हालत खराब है इन्हीं कारणों से, ऐसे कारणों से, क्योंकि ऐसी कट्टरपंथी से। हम अगर उस कट्टरपंथी में चले जाएंगे तो क्या हम भारत को भी उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान है? तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, और मोहन भागवत जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जी धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात
MC द्विवेदी साहब ने कहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से हमें सबक लेना चाहिए कि हमसे बेहतर स्थिति में वो था, लेकिन यही कट्टरपंथ जो है वो पाकिस्तान को ले डूबा। अब हम बांग्लादेश का हवाला देते हैं, बांग्लादेश में भी जो वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू है वो मारा जा रहा है। इनका एक तरीके से माचिसगिरी करने के बजाय इनका एक समाधान होना चाहिए। अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू मारा जा रहा है तो हमारी भारत सरकार उसमें सख्त कदम उठाए, उसे एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश को कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे अल्पसंख्यक है। और जो हमारे देश में परिस्थितियाँ हैं, कम से कम उनको भी और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद ये महत्वपूर्ण चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संभल हिंसा पर राजनीति गरमा गई है, लेकिन जो चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्चा एक ऐसे मोड़ पर अब पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक MC द्विवेदी साहब ने कहा कि वो भागवत जी की बात से सहमत हैं कि अब हर मस्जिद में मंदिर मत खोजो, नहीं तो जो धागा है प्यार मोहब्बत का या जो माहौल है वो ख़राब होगा। वो निश्चित तौर पर मानते हैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में कि चूक हुई है, एक्शन तो लेना चाहिए था, सूचना तंत्र होना चाहिए था, वो नहीं था। और ये भी आश्चर्यजनक है कि एक ही दिन में याचिका, एक ही दिन में सुनवाई, एक ही दिन में आदेश, एक ही दिन में सारे काम, तो ये भी कोई साधारण व्यक्ति के बस का तो है नहीं, ना कोई साधारण याचिकाकर्ता ऐसा कर सकता है। अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पूर्व जज BD नकवी साहब के पास। नकवी साहब का लंबा अदालती अनुभव है और इससे पहले एक और मेहमान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता DP यादव जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। अभी वो फ्रेम में दिख नहीं रहे, नकवी साहब की तरफ रुख करें। नकवी साहब, ये प्रकरण जो भी हुआ, घटनाक्रम जिसमें 4 लोगों की जान गई, दंगा हुआ, फसाद हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दंगा फसाद की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बात कहते हुए कि जो जिस तरीके से अभी सवाल उठाया द्विवेदी साहब ने कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं जो चीज़ें रहीं और कोर्ट में ताबड़तोड़ चीज़ें हुई, फिर एक बार सर्वे हो गया तो फिर दोबारा क्या ज़रूरत पड़ी। एक जज के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके सामने भी तरह तरह के मामले आए होंगे पहले। देखिए सिंह साहब, बात यह है कि मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करूंगा जो अली सरदार जाफरी का शेर है जी। उन्होंने कहा, तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाय। वाह, तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन, रस्सी और जो है वो दरवाजे जी। तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शायद, बेगुनाह कौन है उस बस्ती में कातिल किसे जी। हालात ये हैं कि अगर सरकार ही और सरकारी मशीनरी ही इस बात पर उतर आए कि साहब दंगा होना चाहिए और उसको उस हालात खराब होने चाहिए, तो फिर कौन उसको रोकेगा। जो गवर्नेंस में लोग हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो उस चीज़ को चेक करें। जो हालात जैसे आपने सब बयान किया, जो पूरी स्टोरी है कि एक ही दिन में सर्वे हो जाना और उसके बाद वहाँ पर दंगा हो जाना। अरे भाई, एक बार बाबरी मस्जिद के केस में ये विराम लगा दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कोई डिस्प्यूट इंडिया में, हमारे देश में, हमारे उसमें कोई नहीं एंटरटेन होगा अदालतों में। और फिर अदालतों में सर्वे होने लगे। बदायूं की जामा मस्जिद, संभल की मस्जिद, हिंदुस्तान की 50 मस्जिद, इनके बारे में अभी और बहुत में होने हैं। तो अजमेर शरीफ को लेकर भी एक याचिका मंजूर हुई है। अजमेर शरीफ में चिश्ती साहब की दरगाह को लेकर भी याचिका आज मंजूर हुई है, वहाँ के लोअर कोर्ट में। RSS वालों ने निकाली थी, छुपी थी, जो मैंने कहीं देखा था उस जमाने में, बड़ा अफसोसनाक था। तो चीजें इस तरह से हो रही हैं। और अभी हमारे द्विवेदी जी ने जो इतनी अच्छी बातें कही, मैं उनको पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। वो भी सरकारी उसमें मशीनरी का हिस्सा रहे, मैं भी कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का हिस्सा। हम हर चीज़ को पॉजिटिवली करना चाहते हैं। और जहाँ ये बात की गई कि तुर्क और पठान, ये तो सब बनाई हुई कहानियाँ हैं। आपके रिपोर्टर ने भी रिपोर्ट कर दी। संभल एक ऐसी बस्ती है जहाँ 70% पॉपुलेशन शहर के अंदर मुस्लिम्स की है। 2-3 बस्तियां हैं यूपी, वेस्टर्न यूपी में, संभल है, रामपुर है। तो यहाँ पर जो है वो दंगा बहुत मुश्किल से होते हैं। रामपुर में भी दंगे आप नहीं सुनेंगे। संभल में भी बरस पहले, मुझे याद है 75-76 में एक छोटा दंगा हुआ था। और बहुत अफसोसनाक है अब जब मोहन भागवत जी की बात नहीं मान रहे ये लोग,
जो भी दंगाई हैं, जो भी चीजें खराब करते हैं, मतलब दंगाई मीन्स मैं उनको कह रहा हूँ जो इंसाइट करते हैं वायलेंस, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने पथराव किया होगा, यकीनन किया होगा, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट करी वो लोग भी तो जिम्मेदार हैं ना। कोई घर पे मेरे आन के गाली बके, बुरा भला के, डीजे चलाए, तो मैं कहीं ना कहीं रिएक्ट करूंगा। इंसान वो मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी है। हमारा जो कानून है वो हर इंसान को इजाजत देता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, ये भी एक राइट है, उसकी एक सीमाएं हैं। अब जाहिर है हमारे यहाँ समाज में बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है। द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अरे भाई अगर सर्वे हो रहा था तो तुमको अदालत जाना चाहिए था। मैं इस पार्ट पे इसके बाद जो है लोगों को ये तब भी करूंगा, वार्निंग करूंगा कि कभी सिचुएशन हो, हमारा कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर पे जो चेक लगाया है, क्या वो एक मामूली जजमेंट है? आप समझिए, क्या हमें जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे यहाँ चीजें खराब हो रही हैं तो अच्छे करने के लिए भी लोग मौजूद है। लड़ाई जो है ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो रही है, लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। आप जैसे लोग एंकर हैं जो आवाज उठा रहे हैं, द्विवेदी जैसे लोग हैं जो ईमानदारी से बात को कर रहे हैं। ऐसे लोग बताइए हमारे समाज में मौजूद है कि यही सब बातें हमें उम्मीद दिलाती हैं। मैं जाहिर मेरा नाम बीटी नकवी है, लोग मुझे मुसलमान ही समझेंगे, लेकिन मैं इंसानियत का आलमबरदार हूँ। आप यकीन माने कि नाम से मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि अब हमें मजहब की दीवार, जात बरादरी की दीवार सबको गिरा के आगे बढ़ना चाहिए। काश नफरत की दीवार गिरा दे कोई, हम दोस्त हैं दुश्मन नहीं बता दे कोई। आज के दौर में ये मसला हो गया है दुर्गेश जी कि मैं कहूँ नहीं मैं आपका दोस्त हूँ। अरे भाई नौबत आई क्यों? ऐसी नौबत आई क्यों? हम तो अपने स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं। हम भुला नहीं सकते सुरेंद्र को, हम नहीं भुला सकते ब्रिजपाल को। ये हमारे हिस्सा है, सगे भाई की तरह है। विचार का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, इस बात को समझना चाहिए आप। अब लेकिन देश के अंदर एक विचार की लड़ाई तो चल पड़ी, ये तो आप समझ लीजिए। लेकिन जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो अलग अलग ग्रुप में है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई अम्बेडकराइट है, वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, कोई लेफ्टिस्ट है, अब कुछ मुसलमान हैं, हर तरह के आप देखें तो, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है। और जो लोग हैं जो हमारे सेकुलरिज्म में बिलीवर हैं, जिन्होंने देश को, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, एक थॉट दिया, एक नेशन दिया, हमें गर्व है अपने मुल्क पर, हमें गर्व है अपनी सोसाइटी पर। हम बिल्कुल कंडेम करते हैं यूनिपोलर सोसाइटी। जो लोग अगर देश से बाहर जाएं, अमेरिका जाएं, सिंगापुर जाएं, उनको देश की कदर हो जाएगी। जो गए हैं वो क्या हमारे यहाँ क्या है, कितना मल्टीफेरियस सोसाइटी है, कितने डायमेंशंस है, कितने मजे हैं। ऐसे मजे तो आपको मिलेंगे नहीं। एक सड़क पर चले जाइए 500 मील 1000 मील, आपको पता है मछली चावल खाने को मिला। यहाँ पर करेला भी खाइए, बैगन भी खाइए, बैगन का भुर्ता भी खाइए। ये बहुत बड़ी बात नकवी साहब ने कही कि भाई ये डाइवर्सिटी है, ये भारत है, ये इंडिया है, हमारा देश है। एक बार ज़रा मैं अवध बिहारी जी के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि अब इस बीच अवध बिहारी जी को लाना चर्चा में बहुत ज़रूरी है। अवध बिहारी जी बहुत ही गंभीर नेता हैं और हिंदू संगठनों के लिए काम करते हैं। अवध बिहारी जी, मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई अब ठीक है, अगर आप हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने लगेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। झगड़ा क्यों बढ़ाना, और ये क्यों देखना कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग है? ये लोग भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उनकी पूजा पद्धति जरूर बाहर से आई है, तो ठीक है, करने दिया जाए। तो अब एक अभी नकवी साहब ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब कुछ एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो अब धड़ाधड़ याचिकाएं, सर्वे, तो इसे क्या माना जाए? दुर्गेन जी, नकवी जी ने तमाम ऐसी बातें की जिन पर मैं रिएक्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा, ये जो आज उनको कोट कर रहे हैं, उनकी कितनी बातों को मानते हैं इसका विचार किया जाए। दूसरी बात, आपने भी प्रारंभ से कहा कि जब 19 तारीख को सर्वे हो गया था तो दोबारा क्या जरूरत थी? ये जानकारी आपके द्वारा गलत प्रसारित की जा रही है। 19 तारीख को शाम को जब सर्वे टीम पहुंची है तब वहां का सपा का मैंने धर्मेंद्र यादव को कोट किया है, सैकड़ों लोगों के साथ धर्मेंद्र यादव को कोट किया। मिसकोट मत करिए अवध बिहारी जी, मिसकोट मत करिए। धर्मेंद्र यादव के बयान को मैंने कोट किया है। धर्मेंद्र यादव जो लोकसभा के बाहर बयान दिया गया, मैंने कोई भी मिसकोट नहीं किया है। ये गलत जानकारी आप दर्शकों को मत दीजिए। बोलिए। तो सर्वे जब पूरा नहीं हुआ तो सर्वे के जो नियुक्त कमिश्नर थे उन्होंने सारी टीमों, पार्टीज को कहा कि 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे संभल कोतवाली में एकत्रित होना है, वहां से सर्वे का बाकी काम पूरा होगा।
6:30 बजे विष्णु जैन से लेकर के एसआई के सारे लोग, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच गए। मुस्लिम पक्ष के जो अधिकृत व्यक्ति थे वो 7:30 बजे पहुंचे। ये सारे लोग एक साथ चल करके उस संभल की विवादित स्थल पर पहुंचे हैं। और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो नारे लगाते गए, ये भ्रामक और झूठा प्रचार है। जब वो सर्वे करने गए, वहां का मस्जिद का जो इमाम मुतवल्ली जो भी है, वो अनाउंस कर रहा है कि सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, आप लोग यहाँ भीड़ मत इकट्ठा करिए, आप लोग अपने अपने घर जाइए। और उसके बाद इस प्रकार का बलवा होता है। तो मेरा सिर्फ केवल इतना कहना है कि पुलिस का क्या फेल्योर है, इंटेलिजेंस का कहाँ फेल्योर है, सरकार का कहाँ फेल्योर है, वो जांचने वाले जांचेंगे। लेकिन इस देश में ये मानसिकता कि कोर्ट के आदेश के बाद सड़कों पर उतरकर हम पत्थर चलाएंगे, हम फायर करेंगे, हम पेट्रोल बम चलाएंगे, हम धारदार हथियार चलाएंगे और जबरदस्ती इस प्रदेश को हम अपने काबू में कर लेंगे, अब ये चलने वाला नहीं है। अगर बलवाई सड़कों पर उतरेंगे तो चाहे वो तुर्क और पठानों के झगड़े में मारे गए हो या पुलिस को अधिकार है। अभी आपने सेल्फ डिफेंस की बात की नकवी जी ने, सेल्फ डिफेंस का अधिकार पुलिस को है। पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए वहां गई थी। अगर पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि हमलावरों को वो जैसे समझें वैसे समझा दिया जाए। एक दिन समझाया गया, बार बार समझाया जाएगा जब तक इनको समझ में नहीं आ जाएगा। मैं एक बात ऐड करूं, बहुत अच्छी बात, मैं एक बात ऐड करूं, मुझे अगर इजाजत दे। हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। मैं एक बात करूं, बहुत अच्छी बात करी हमारे भाई ने। सेल्फ डिफेंस, एक बात समझ लीजिए, इस चैनल के जरिए मैं लोगों को बताना चाहता हूं, पुलिस अगर लाठी चलाएगी, खाली लाठी चलाएगी, मामूली चोटों पहुंचाएगी, तो किसी भी भारतीय, किसी भी सिटीजन को कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ये लॉ, ये इस लॉ को भी समझ, इस बारीकी को, अगर पुलिस किसी की अंग को विक्षेप करेगी या कोई ग्रीवस हर्ट पहुंचाएगी या जान को खतरा होगा, तब होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये बारीकी को समझना चाहिए। अब आपको ये बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे बात करने का। घर से महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठा होकर पुलिस पर हमला कर रही है। मैं क्या ये आवश्यकता थी इसकी? कोर्ट का आदेश था। आपको अगर कोई शिकायत थी तो आप विजय रहें, आप लोअर कोर्ट की बात है, अब सेशन में जाते, सेशंस हाई कोर्ट जाते। जब आतंकवादियों को बचाने के लिए इस देश के तमाम सो कॉल्ड सेकुलर लोग रात में 2 बजे 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं। इस देश का तो कानून इतना सबके लिए उपलब्ध है कि रात में 3 बजे मुंबई ब्लास्ट के आतंकवादी को बचाने के लिए इस देश की सेकुलर जमात जाती है और रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी बात तो सुनते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत थी, आप कोर्ट में जाते, उसके ऊपर कोर्ट में जाते। ठीक है, इस विषय को संभल तक रहने देते हैं, संभल तक रहने देते हैं। अवध जी, इसको संभल तक रहने दीजिए। आपको 19 तारीख से 24 तारीख तक का मौका था, संभल तक रहने देते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए। यात्रा निकलेगी तो हम ये कह रहे हैं होना नहीं चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य कि होना नहीं चाहिए। अगर यात्रा निकल रही, उस पर पथराव नहीं होना चाहिए। अगर कोई धार्मिक आयोजन कर रहा है, उस पर पथराव नहीं होना चाहिए। ये बात, इस बात को हम कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। भाई, आप लोग क्यों दंगाइयों के साथ क्यों खड़े हुए हैं? आप लोग जो दंगे करते हैं उन्हीं के साथ आप क्यों खड़े होते हैं? आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े होते हैं आप? डीपी यादव, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। डीपी यादव की आवाज खोली जाए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। जी, मैंने कहा सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए दुर्गेन जी, जो संभल में घटना घटित हुई है, अगर इसको एक वाक्य में परिभाषित करेंगे तो दिस इज द फेल्योर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। ये सभी संस्थाओं की नाकामी के कारण वहां पे घटना घटित हुई है। इसको अगर एक वाक्य में परिभाषित करेंगे, वहां पर जुडिशरी का भी फेल्योर है। जब हमारे यहाँ बाकायदे 1991 का वर्शिप प्लेसेज एक्ट है, जो ये कहता है कि कहीं भी अब आप अयोध्या को छोड़ करके कहीं भी अब आप धार्मिक स्थलों पर बदलाव नहीं करेंगे या वहां पर किसी प्रकार की दूसरे धार्मिक स्थल को खोजेंगे नहीं। तो बताइए किस प्रकार से जज ने वहां पर, या जो भी एसडीएम कोर्ट में था, उसने आदेश दिया? कहीं ना कहीं ये सुनियोजित था, ये स्क्रिप्टेड था, जिसको हम लोग कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब चाहती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, कि इस तरह के झगड़े बवाल हों। और ये अनायास नहीं है दुर्गेन जी, इसको थोड़ा हमें समझना होगा। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में
बीट के यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सबको नकार रहे हैं। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान इनकी सच्चाई समझ चुका था, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा अब तो हमारी जमीनी जो कहीं ना कहीं राजनीति है या हमारी जो है सांप्रदायिकता की राजनीति है उसकी सच्चाई लोग समझ चुके हैं। अब हम करें तो क्या करें, कैसे हम उसको वापस हासिल करें? तो चाहे बहराइच की घटना घटित भाजपा ने दंगा करा दिया, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भाजपा ने दंगा करा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, भाई कोई पार्टी अपनी सरकार को डिफेम क्यों करेगी दंगा कराकर? वहां पुलिस प्रशासन से मिलकर के कराया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं भाई। कोई अनायास नहीं है, कोई पार्टी अपनी सरकार को डिफेम करने के लिए क्यों दंगा कराएगी? योगी जी का जो स्लोगन है कि भाई दंगा मुक्त प्रदेश, इसी के नाम पर उनको वोट मिला है, इसी के नाम पर वो मुख्यमंत्री बने हैं और वही दंगा करवा देंगे। बिल्कुल दंगा करवाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रकार के दंगे हों और हम अपनी जमीन वापस। मैं आ रहा हूं अवध जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं अवध बिहारी जी, मैं आ रहा हूं, इनको कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वहां दंगे करवाए हैं और विहिप भी यही चाहता है, बजरंग दल भी यही चाहता है, आरएसएस भी यही चाहता है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है डीपी यादव, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेता हूं। अमरदीप त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो भरपाई है आपकी, जो लोकसभा चुनाव में आप लोग हारे थे, तो अब आप दंगे के माध्यम से एक तरीके से जो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन कर रहे हैं। बहराइच है, संभल है, अब अभी और भी मॉडल हैं कई आपके, इनका ये आरोप है। देखिए चौहान साहब, जो संभल में दंगा हुआ है, जो वहां पे दंगा करने वाले लोग थे, इससे तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन यह उन्हें पता होना चाहिए कि यह देश संविधान से चलता है। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है अमरदीप त्रिपाठी, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, मैं माफी के साथ में आपको रोक रहा हूं। ये दंगा है दो संप्रदायों के बीच है या पुलिस वर्सेस मुसलमान है, क्या है ये? नहीं देखिए, ये दंगा नहीं है पुलिस वर्सेस, और जो है एक समाज के जो लोग जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके बीच ही हुआ है। ये निश्चित रूप से जो अभी रिपोर्ट में आ रही है इसके आधार पर मैं कह सकता हूं, लेकिन जो वहां पर एक कृत्य हुआ है, दुखद घटना घटी है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जो लोग इसमें शामिल थे, यह देश संविधान से चलता है, यह देश किसी आसमानी किताब से ना कोई धार्मिक ग्रंथ से चलता है। अगर आपको आपत्ति थी, अगर न्यायालय के आदेश पर जो है सर्वे की टीम गई थी, तो अगर आपको आपत्ति थी आप सुप्रीम कोर्ट में जाते, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, देश में संविधान चलता है। लेकिन आप जो है हाथ में पत्थर लेके और 315 कट्टा लेकर अवैध तरीके से अगर पुलिस प्रशासन पर अत्याचार करेंगे, प्रहार करने का प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो है स्थिति को खराब करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में निश्चित तरीके से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी वहां पर लोग थे, जो दंगाई थे, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं, उनके घर को बेच को वसूली किया जाएगा। यह निश्चित तौर से बड़े खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात उनका घर बेच देंगे आप लोग, जो उनका घर बिकवा देंगे आप, नीलाम कर देंगे? निश्चित तौर से जो भी वो दंगाई है उनके घर के बेच के जो सरकारी संपत्ति को जो भी नुकसान पहुंचाए हैं, उनके संपत्ति को बेच के सरकारी संपत्ति की भरपाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो लोग संविधान को लेकर घूमते थे, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, आज उनके भी नेता जिस प्रकार से रामगोपाल यादव जी का, बोलने दो भाई, बोलने दो डीपी यादव में मौका दूंगा। डीपी यादव बोलने दो, उन्होंने धैर्य से सुना आपको, प्लीज। नो डीपी यादव बीच में नहीं बोलिए। अमरदीप त्रिपाठी बोलिए। रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर जो है कोर्ट का फैसला इस तरीके से आएगा तो लोग जो है पत्थर उठाएंगे। इसका मतलब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। डीपी यादव ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, हमारे साथ नहीं चलता ये। आवाज बंद करो। नो नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ये इजाजत नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं। बारी बारी से बात करिए, कोई बाजार थोड़ी, मछली बाजार थोड़ी लगा के बैठे हम, आराम से बारी बारी से बात करिए। अमरदीप त्रिपाठी कंप्लीट करिए, फिर मैं हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ तिवारी जुड़े, उनके पास जाएंगे।
जल्दी से जी कंप्लीट चौहान साहब, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि अगर जो है इस प्रकार से कोर्ट का आदेश होगा तो निश्चित तरीके से पत्थरबाजी होगी। ठीक है। इसका मतलब कहीं न कहीं मैं इसी नोट पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। एक छोटा सा जवाब दीजिए डीपी यादव कि जब आपके नेता भड़काते हैं कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी आपके नेता भड़काते हैं, तो फिर कैसे शांति व्यवस्था कायम रहेगी भाई? डीपी यादव, कहां से कानून बनता है? ये कानून बनता है, इसी का पालन करवाती है कोर्ट ना। जब 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो चुका है, तो फिर कोर्ट को इस प्रकार का आदेश दे रहा है? कोर्ट को नहीं मानना चाहिए। मतलब आप लोग कोर्ट को भी नहीं मानोगे? आप कोर्ट को भी नहीं मानोगे, कोर्ट को भी चैलेंज कर दोगे? कानून कहां से बनता है? कानून कहां से बनता है आप बताइए। नहीं, आप ही बता दो, हमें नहीं पता कहां से बनता है, आप ही बता दो। कानून संसद से बनता है, संसद कानून बनाती है, और जब उस कानून को कोर्ट नहीं मनवाएगा, कोर्ट नहीं उसको लागू करेगा, तो क्या होगा? फिर देश में किस प्रकार का माहौल बनेगा? तो आप भड़काओगे? माहौल नहीं बनना, लेकिन उसको बनाने के लिए भड़काओगे लोगों को। हाँ, ये बताइए, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था नहीं लागू कर पाएगी, शांति सुरक्षा व्यवस्था नहीं लागू कर पाएगी, इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना काम बात नहीं कर वहीं पाएगी, तक रहने तो क्या दो ना, होगा? बात वहीं तक रहने दो ना। हम बात पुलिस प्रशासन की कर रहे हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी उसी की थी। और तमाम जगह मैं सौरभ तिवारी की तरफ रुख करूंगा। सौरभ तिवारी, तमाम जगह इस तरीके की बातें आती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक भी हमारे पास मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और नकवी साहब पूर्व जज रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम ऐसे मसले आते हैं जो बड़े सेंसिटिव मसले होते हैं, और पुलिस रिपोर्ट लगाकर अदालत को भेज देती है कि अभी इस मसले पर कोई कार्रवाई करना समाज हित में नहीं होगा, इसे थोड़ा मुलतवी कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुंदरकी को लेकर, चुनाव को लेकर दुनिया का हंगामा बवाल मचा था, माहौल तनावपूर्ण था, तो क्या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये कोर्ट को नहीं समझा सकता था, लिखकर नहीं दे सकता था कि भाई जरा ये सर्वे आगे बढ़ा दो, आगे हम कर लेंगे सर्वे को? और ऐसे तमाम मामले हुए हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में और देश में हर जगह होता है। अगर समाज में कोई वितंडावाद होता है या खलबली मचने का आशंका होती है, तो ये मामले मुलतवी किए जाते हैं। तो सौरभ तिवारी, इस पूरे मसले पर आप क्या देखते हैं? जैसे सेम डे याचिका और आदेश और फिर तमाम चीज़ें, अभी उसका हालांकि अवध बिहारी ने उसको प्रतिरोध भी किया है, इस किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो बातें चल रही हैं, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है, उस आदेश में लीगल में तो एकदम सही आदेश है। वो जो आप बात बताते हैं कि पुलिस का फेलियर और तमाम चीजें बातें हो रही है, उस पर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उस पर एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं। मैं कोर्ट के आदेश को, जिस तरह से एक पैनलिस्ट ये बोल रहे थे कि कोर्ट कैसे आदेश पास कर दी, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये है वो है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो सेक्शन 4 क्लॉज 3 है, वो साफ साफ कहता है, क्लॉज 3A, कि जो एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, नथिंग कंटेन्ड इन द सबसेक्शन 1 and 2 shall apply to any place of worship referred in the said subsection which is an ancient and historical monument। अगर ASI द्वारा प्रिजर्व है तो वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बात साफ है। दूसरी इसे और स्पष्ट करिए सौरभ तिवारी, इसे और स्पष्ट करिए, आम भाषा में स्पष्ट करिए। पूरा लेके बैठेंगे तब स्पष्ट होगा, इनसे कहिए पूरा वर्शिप एक्ट लेके बैठेंगे तब और स्पष्ट करिए। बोलने दीजिए, वो वकील हैं, नेता नहीं है, बोलने दीजिए, बोलिए। नहीं, वकील है तो कह रहा हूँ पूरा लेके बैठे तब समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ। बोलने दीजिए उनको, अब सब कुछ आप ही मत बोलिएगा, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। जनाब, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आपने देखा है अभी कितने पेज का है? आप अरे आप काला कोट पहन लिए तो क्या भाई, इसमें हम नहीं जाएंगे। एक दूसरे की योग्यता को चैलेंज मत करिए कृपया, चर्चा को आगे बढ़ाइए। मेरे पास 2 मिनट बचा है, और उसी में चला जाएगा तो हम धन्यवाद कर देंगे सभी को। ये एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट, इनका सारी व्यवस्थाओं से लड़ना है केवल काम। अब लीजिए, आपने उकसा दिया उनको, अवध बिहारी जी, और यही आरोप लगता है आपके ऊपर। इनको अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, अरे भाई सुन लो, बड़ी काम की बात है, वकील साहब बड़ी काम की बात बता रहे हैं, और उनको समय भी नहीं दोगे आप लोग, तो हमने क्यों बुलाया वकील साहब को? बोलिए वकील साहब, बोलिए। ज्ञान आप ही को, सब ज्ञान बैठे हुए हो, दंगा करा रहे हो, सब ज्ञान आप ही को है। बोलिए वकील साहब, बोलिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में टोटल 6 सेक्शन, 3-4 पेज का तो पूरा एक्ट ही है। उसमें जो सेक्शन 4 क्लॉज 3A की मैं बात कर रहा था, वो साफ कहता है कि जो भी स्ट्रक्चर एंशिएंट मॉन्यूमेंट घोषित है ASI के
जो है 1959 एक्ट के तहत, वो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप अप्लीकेबल ही नहीं है। जो सूट दायर की, मैं लीगल बात करूंगा, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके लिए दूसरे लोग हैं। जो कोर्ट का ऑर्डर है एकदम सही है, क्योंकि जो द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 है, उसका रूल 5 ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वो एक्सेसिबल टू द पब्लिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में, देखिए मैं जो बातें हैं वो बता रहा हूँ, जो सही लीगल बात है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में एक तरह से मस्जिद के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अगर किसी का क्लेम है कि वहां विष्णु भगवान का कोई मंदिर है, तो इसमें कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट पे इतना उंगली उठाने से क्या फायदा है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट इस सूट जो है सही है और कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश है, तो आप अपील में जाइए उसके खिलाफ सिविल रिवीजन फाइल करिए, जो भी लीगल रेमेडी हो सकती है वो आप लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। बाकी टाइमिंग क्या है, नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग एक्सपर्ट है। बट कोर्ट का जो ऑर्डर है एकदम सही है, एकदम कोर्ट का सही ऑर्डर है जी। नकवी साहब, नॉट एप्लीकेबल। नकवी साहब, वकील साहब ये बता दें, बहुत काबिल हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। कौन सा ऑर्डर ऐसा है जो उस दिन सर्वे हो गया? अभी पूरी अपनी जितनी साल की सर्विस है, एक ऑर्डर बताते हैं कि आज ऑर्डर हो, दूसरे दिन चले जाए सर्वे, किसी भी मैटर में। आप एक मिसाल बता दीजिए। मैं 30 साल जज रहा हूं, ऐसा नहीं होता। इतनी जल्दी क्यों भाई? एक चीजें होती है, 5 दिन 7 दिन दूसरे को नोटिस दिया जाएगा, दूसरे पार्टी को मौका दिया जाएगा कि वो जगह पहुंचे। अगर हम कमीशन का ऑर्डर करते हैं तो ये ऑर्डर करते हैं, अमीन कहते थे कि भाई सर्वे कमीशन जाएगा, नोटिस देगा, दोनों पार्टीज को बुलाएगा, इतनी अपॉर्चुनिटी भी दे। आप आज ऑर्डर चल दिया, तो ये तो कनाइवेंस है। नहीं, महेश चंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस की आशंका है इसमें। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ है इसमें, इतनी तेजी से प्रशासन काम करने लगा, तुरंत चले गए लोग। अवध बिहारी जी जल्दी से, बस 10 सेकेंड, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं अवध बिहारी जी, आपकी आवाजें नहीं आ रही जी। बस 10 सेकेंड जल्दी से प्लीज। मेरा ये कहना है कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, कंप्लायंस उसका कितनी जल्दी हुआ, 1 दिन में हुआ, 1 घंटे में हुआ, ये सारी विषय डिबेटेबल है। लेकिन किसी को ये छूट नहीं है कि हजारों लोग चले जाएं, प्रशासन पर हमला करें, पुलिस पर हमला करें, सहमत हैं इस बात से, बिगाड़ने का काम करें। ऐसे जो आतंकवादी बलवाई प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको सख्त सजा होनी चाहिए, और ऐसी सजा होनी चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें दोबारा कभी पत्थर लेकर छत पर और सड़क पर खड़े होने की हिम्मत न कर सके। अरे आप लोग पूछते उससे याद दिलाने लगते हो, फिर दिक्कत हो जाती है। अमरदीप में नहीं होना चाहिए जज होकर के और बता रहे हैं ह्यूमैनिटी की बात, और इतने बायस्ड बातें करते हैं, यही दुर्भाग्य है। आप जैसे पढ़े लिखे जज भी अगर इस तरीके की अपराधियों और आतंकियों के जिहादियों का पक्ष लेंगे, समझने वाला नहीं है। नहीं, मणिपुर पे नहीं होना चाहिए, बस ये बात है, कहीं और भी हो। मणिपुर पर भी कभी डिबेट कर लीजिएगा। आप जज रहे हैं, मैं जज नहीं हूँ। 1-2 महीने चला, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड तो चलिए ठीक है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए महेश चंद्र द्विवेदी के पास जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू अवध बिहारी जी, जज साहब थैंक यू। महेश चंद्र द्विवेदी जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की कि इस तरीके के मसलों का हल कैसे होना चाहिए और पुलिस को या प्रशासन को क्या एहतियात बरतने चाहिए। अंतिम इस मोड पर इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं प्लीज। देखिए, हल के लिए तो ये है कि दिल बड़ा होना चाहिए दोनों ही पक्षों का, और है जो वास्तविक स्थिति है उसे स्वीकार करना चाहिए। ब्रॉडबाइंडेड होंगे तभी देश प्रगति करेगा, अगर ब्रॉडबाइंडेड नहीं होंगे तो देश प्रगति नहीं करेगा। हम झगड़े में ज़्यादा पड़े रहेंगे अगर ब्रॉडबाइंडेड नहीं होंगे। ये आवश्यक नहीं कि एक ही पार्टी जो है वो ब्राइंडेड है दोनों पार्टी, वो कुछ करते हैं, वो कुछ करते हैं, लेकिन ये देश और दूसरी चीज़ों पर वक्त गुजारते हैं। तो मेरा ही ख्याल है कि हम लोगों को ये सोच के चलना चाहिए कि दोनों पक्षों को इसी देश में रहना है, दोनों पक्षों को इस देश की तरक्की के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वही बात जो पहले कही थी MC द्विवेदी साहब ने कि वो भागवत जी की बात से सहमत हैं। भागवत जी ने कहा कि झगड़ा क्यों बढ़ाना, हर मंदिर हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना, और प्रगति पर ले जाएं। तो इसी मोड पर इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और संभल में तो पुलिस बनाम एक कम्युनिटी है, तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को भी
जो भी मशीनरी, जो भी सिस्टम है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कम से कम उनको एक जो वर्ग है जिसके अंदर अविश्वास हो रहा है, उसका विश्वास जीतना, उसके अविश्वास को दूर करना भी उसी मशीनरी, उसी सिस्टम की जिम्मेदारी है। नमस्कार।